आप सभी श्रोताओं और प्रिय छात्र छात्राओं का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे लॉर्ड पामस्टन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी गृह नीति के विषय में प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे और द्वितीय भाग में उनकी विदेश नीति के बारे में विस्तारपूर्वक बात होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। लॉर्ड पामस्टन, परिचय देख लेते हैं। पामस्टन प्रधानमंत्री के स्थान पर विदेश मंत्री के रूप में अधिक प्रसिद्धि रखता है। विचारों से न तो वह विग था, न ही टोरी। विक्टोरिया युगीन वैदेशिक नीति को इसने व्यापक रूप में प्रभावित किया। इसके संदर्भ में यह माना जाता है कि पामस्टन ने देश में अपनी अनुदार नीति की पूर्ति विदेश में उदार नीति के द्वारा की थी। रॉबिन्सन ने लिखा है कि कैनिंग के बाद पामस्टन 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड का सर्वप्रधान विदेश मंत्री था। हेनरी जॉन टेम्पल का जन्म 20 अक्टूबर 1784 को आयरलैंड के ब्रॉडलैंड्स नामक स्थान पे हुआ था। वह अपने परिवार का तीसरा विस्काउंट था। उसने हैरो, एडिनबरा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1804 में 23 वर्ष की अवस्था में व्हाइट नामक बरो से पामस्टन संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ था। 1804 से 1865 तक वह सक्रिय राजनीति में रहा। 1809 से 1828 तक वह पर्सिवल, लिवरपूल, कैनिंग और वेलिंगटन के मंत्रिमंडलों में युद्ध मंत्री रहा। 1834-35 को छोड़कर शेष 1830 से 1841 तक लॉर्ड ग्रे और लॉर्ड मेलबर्न के मंत्रिमंडल में उसने विदेश मंत्री का कार्य किया। 1846 से 1851 तक लॉर्ड जॉन रसेल के मंत्रिमंडल में वह विदेश मंत्री के रूप में उसने कार्य किया। 1852 में लॉर्ड एबररीडन के मंत्रिमंडल में गृह सचिव के पद पर इसने कार्य किया। 1855 से 1858 तक पहली बार प्रधानमंत्री बना और 1859 से 1865 तक दूसरे कार्यकाल में इसने प्रधानमंत्रित्व किया। 1865 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये लॉर्ड पामस्टन के राजनीतिक जीवन की पूरी प्रारंभिक चर्चा थी। इसकी गृह नीति के बारे में जैसा कि हमने चर्चा की कि गृह नीति की ओर इसका अधिक ध्यान नहीं था। उसका पूरा ध्यान विदेश नीति की ओर केंद्रित था और वह अपनी विदेश नीति के नाम से विख्यात है। गृह नीति के मामले में वह विग होते हुए भी, उदार दल का सदस्य होते हुए भी अनुदारतापूर्वक कार्य उसने किया था। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पामस्टन की गृह नीति: युद्ध कार्यालय का पुनः संगठन। क्रीमिया युद्ध के अवसर पर सैन्य विभाग की अवस्था स्पष्ट हो गई थी, अव्यवस्था स्पष्ट हो गई थी, अतः उसमें सुधार की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता के जांच हेतु सेवक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने प्रतिवेदन में लिखा कि सेना के विभिन्न विभागों के कार्य का विभाजन दोषपूर्ण था, क्योंकि कुछ कार्य एक से अधिक अंगों के द्वारा किए जाते थे और कुछ कार्य का उत्तरदायित्व किसी भी अंग पर नहीं था। इन दोषों को दूर करने के लिए युद्ध सामग्री बोर्ड को, उस समय तक युद्ध सामग्री बोर्ड होता था, उसको भंग करके उसके कार्यों को युद्ध कार्यालय को सौंप दिया गया और सेना के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया, विभक्त किया गया: सैनिक विभाग और असैनिक विभाग। आपको स्पष्ट होगा, सैन्य संबंधी कार्यों के लिए सैन्य विभाग और असैनिक, जो सीधे सेना से संबंधित तो थे किंतु सीधे तौर पर सेना के कार्य नहीं थे। तो दो भागों में, सैनिक और असैनिक विभाग में, सैनिक प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रधान सेनापति पर और सेना में कार्य करने वाले असैनिक व्यक्तियों के कार्यों की देखभाल का उत्तरदायित्व युद्ध मंत्री पर रखा गया। स्पष्ट हो गया होगा आपको। इस प्रकार युद्ध कार्यालय के कार्य को सरल और व्यवस्थित किया गया। स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया: सैनिक कार्य जो सीधे तौर पर सेना से संबंधित थे और असैनिक कार्य जैसे रसोइये का काम और अन्य काम जो सहयोगी कार्य करते थे, उनके लिए असैनिक व्यवस्था वाला विभाग दो भागों में बांटा गया। ये आपको क्लियर होगा कि क्रीमिया युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध था, इस युद्ध में इंग्लैंड की सैन्य व्यवस्था में बहुत सारी खामियां थीं। ये सभी इंग्लैंडवासी देख चुके थे। उनमें आपसी तालमेल नहीं था, व्यवस्था में बड़ी कमी थी, सही ढंग से साजो सामान
अस्त्र शस्त्र, दवाइयाँ आदि वहाँ पर नहीं पहुँचाई जा सकी थीं। असंबद्ध विभाग थे सेना में और इस कारण से बड़ी इनकी जो ख्याति थी अंग्रेज़ों की, उसको हानि हुई थी। बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर हुई थी, तो सुधार की आवश्यकता थी, तो इसने सुधार किया था। लॉर्ड विंसेलडेल का प्रकरण आया। सर जेम्स पार्कर को बैरन की उपाधि प्राप्त थी। रानी विक्टोरिया का वह प्रिय पात्र था, अतः मंत्रियों के परामर्श के आधार पर महारानी विक्टोरिया ने उसे लॉर्ड विंसेलडेल की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया। वैधानिक नियम एवं परंपरा यह थी कि परंपरागत लॉर्ड ही लॉर्ड सभा के सदस्य हो सकते थे। लॉर्ड सभा में विरोध होने पर रानी ने लॉर्ड विंसेलडेल को परंपरागत लॉर्ड बना दिया और इस तरह इसके कार्यकाल में इसका समाधान हुआ था। विवाह विच्छेद अधिनियम 1857 ईस्वी तक विवाह विच्छेद करने की आज्ञा केवल धार्मिक न्यायालयों के द्वारा दी जाती थी। जो व्यक्ति इस प्रकार तलाक देते थे वह फिर तभी विवाह कर सकते थे जब पार्लियामेंट के द्वारा उनके संबंध में विशेष अधिनियम बना दिया जाता था। यह अधिनियम केवल धनी व्यक्ति ही बनवा सकते थे, अतः धनहीन व्यक्तियों के लिए दोबारा विवाह करने का कोई उपाय नहीं था। तलाक देने के बाद दोबारा विवाह वो नहीं कर पाते थे वैधानिक रूप से। व्यवस्था के इस दोष को दूर करने के लिए 1857 में तलाक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार तलाक न्यायालय की स्थापना की गई। तलाक न्यायालय स्थापित किए गए। इस न्यायालय में जाकर कोई भी व्यक्ति तलाक देने के बाद पुनः विवाह करने का अधिकारी हो जाता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने धनहीन व्यक्तियों की विवाह संबंधी शिकायतों को दूर कर दिया था। तलाक के बाद वे इस न्यायालय में जाकर पुनः विवाह कर सकते थे, उसकी अनुमति प्राप्त कर सकते थे। चौथी बात थी बैंक चार्टर एक्ट को स्थगित करना। 1844 में बैंक चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार इंग्लैंड के बैंक एक निश्चित संख्या के बाद नोट नहीं छाप सकते थे। यदि वे नोट छापते थे तो उनके द्वारा छापे जाने वाले नोटों के मूल्य का 75% सोना उन्हें रखना आवश्यक था। ये स्वर्णमान कहलाता था। इस नियम के कारण 1857 में एक आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। कारण यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल संबंधी व्यापार में अंग्रेजों ने इतना अधिक धन लगा दिया कि इंग्लैंड के बैंकों ने निश्चित संख्या से कहीं अधिक नोट छाप दिए। इन बैंकों के लिए नोटों के मूल्य का 75% सोना रखना अनिवार्य था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही केवल सोना था। उसने अपने स्वर्ण को सुरक्षित रखने के लिए सोने का भाव इतना बढ़ा दिया कि अनेक बैंक उसको खरीदने में असमर्थ थे। परिणाम यह हुआ कि बैंक बंद होने लगे। बैंकों के बंद होने के कारण इंग्लैंड की जनता को कष्ट होना शुरू हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। इस हेतु सरकार ने कुछ समय के लिए बैंक चार्टर एक्ट को स्थगित कर दिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को 20 लाख पाउंड के अधिक नोट छापने की आज्ञा दे दी। सरकार के इन कार्यों के फलस्वरूप जनता को काफ़ी संतोष हुआ और वह कागज की मुद्रा को स्वीकार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस समस्या का समाधान इसके काल में हुआ। पांचवी बात थी उसकी गृह नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक। नेपोलियन तृतीय की इटालियन नीति की सफलता और सेवाएं को फ्रांसीसी राज्य में मिलाने के कारण 1859 में इंग्लैंड के निवासियों के हृदय में भय की भावना घर गई। उनको यह विश्वास हो गया कि वाटरलू के युद्ध का बदला लेने के लिए नेपोलियन इंग्लैंड पर अवश्य आक्रमण करना चाहेगा। अतः पामस्टन ने पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पास करवाया। इसके अनुसार पोर्ट्समाउथ, प्लेमाउथ, चैथम और कार्क की किलेबंदी करने के लिए 70 लाख पाउंड व्यय करने की अनुमति दी गई।